सुप्रभातम। आज के संस्कृत शिक्षण में अपन यण संधि के सम्यक विचार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस हेतु हमें सबसे पहले सूत्र की बारीकी पर ध्यान देकर के आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ सोत्साह अच्छे हस्तलेख में इसको लिखेंगे भी और स्मृति में लाने के लिए बार बार दोहरान भी करेंगे। तो इस प्रकार से इसको विस्तार पूर्वक अपन पढ़ते हैं। ध्यान देंगे सूत्र पर इको यणची, इसका पद छेद करेंगे तो इक है अलग हो गया, अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन। यण और अलग हुआ और अची अलग हुआ। अची में सप्तमी विभक्ति एक वचन रहेगा, यानी अच के परे रहने। पदों का अर्थ रहेगा इक है, इसका अर्थ रहेगा ई उ री रे, अर्थात ई से तात्पर्य है इन स्वरों से। यण का मतलब है असमान स्थिति होने पर समझेंगे ई के स्थान पर यह आदेश होगा, उ के स्थान पर वह आदेश होगा, री के स्थान पर र आदेश होगा और री के स्थान पर ल आदेश होगा। यानी ये स्वर आए पहले पद के अंत में और बाद के पद में इनके अलावा भिन्न स्वर हों तो इन ई ऐसे ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होता है। सूत्र की व्याख्या। इक स्थाने यण स्याद् अचि संहितायाम विषय, यानी इक के स्थान पर यण आदेश होता है संहिता के विषय में। संहिता इति शब्द से अर्थ है संधि के विषय में। सूत्र का हिंदी में अर्थ रहेगा इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच, अर्थात स्वर के परे रहने पर। यण संधि के विषय में स्पष्ट करना चाहेंगे, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ई उ री और री के बाद कोई असम्मान अर्थात इनसे भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से य व र ल हो जाते हैं। य व र ल को संस्कृत व्याकरण में यण कहा जाता है, अर्थात यण संधि कहा जाता है। इसीलिए इस संधि का नाम है यण संधि। नियमों के अंतर्गत देखेंगे तो पहला नियम रहेगा ह्रस्व ई के बाद असमान स्वर ई से भिन्न स्वर हों तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। जैसे ई प्लस असमान स्वर तो यह का आदेश होना, यानी ई के पहले पद के अंत में ई हो, बाद के पद में ई से भिन्न कोई स्वर हो तो इन दोनों के स्थान पर यह का आदेश होता है। मुनिधन ऐक्यम मुन्यक्यम, ऋषिधन उपासना तो ऋष्युपासना। ध्यान देंगे ऋषि का ई है, उसके बाद असमान स्वर उ का आगमन हुआ। वैसी स्थिति में इन दोनों के मेल से य का आदेश होना, ये य का आदेश ही यण संधि कहा जाता है। अगला नियम, दीर्घ ई के बाद असमान स्वर ई से भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर भी यह आदेश हो जाता है। देवी धन उवाच, देव्युत वाच। यहाँ पर ध्यान देंगे दीर्घ ई उसके बाद असमान स्वर उ, दोनों के मेल से ये का आगमन होना, अर्थात यण संधि को सिद्ध करना है। नदी धन अत्र, नदी धन अत्र, यहाँ पर ई दीर्घ के बाद असमान स्वर ए का आगमन होने पर नद्यत्र शब्द बन गया। यहाँ पर ये बना इकार के बाद भिन्न स्वर होने पर। भगवती धन उपासना, ई के बाद असमान स्वर उ तो भगवत्युपासना शब्द बन गया, यह का आगमन। ह्रस्व उ के बाद
असमान स्वर ऊ से भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वै होता है। जैसे सुधन आगतम, तो सु के अर्थात सु ऊ के बाद असमान स्वर आ, तो यहाँ पर वै का आदेश हो जाना यण को सिद्ध करता है। धेनु धन एक्यम, धेनु में उकार है, उसके बाद में ऐ है अर्थात असमान स्वर भिन्न स्वर है, तो धेन्वेक्यम हो गया। मधुधन अरि, ऊ के बाद वही असमान स्वर ए, तो मध्वरी शब्द सिद्ध हुआ अर्थात यण संधि का ये नियम अभिष्टतः लागू होता है। अगला नियम देखेंगे, दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर ऊ से भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पर भी वै हो जाता है। जैसे वधुधन आदेश है, वधु में उकार दीर्घ है, उसके बाद असमान स्वर आ है, तो वध्वादेश है, यहाँ पर वै का आगमन होना अर्थात यण का सिद्ध होना। जम्बूधन अंश है, तो जम्बुवंशय शब्द बन गया। वधुधन इच्छा, वध्विच्छा, वधु धन इच्छा उकार के बाद असमान स्वर ई का होने से वै का आदेश होना। अगले नियम के अंतर्गत देखेंगे, री के बाद असमान स्वर री से भिन्न स्वर हो तो री के स्थान पर रै का आदेश हो जाना। धन आदेश है, पित्रादेश है, यहाँ पर पितृ में ऋकार है, उसके बाद असमान स्वर आ है, तो त्रय पित्रा। ध्यान देंगे, आप अज्ञानवश ये सोचेंगे यहाँ पर रै का आदेश नहीं हुआ, पर ध्यान देंगे तो पाएंगे त्रय में तय रै और उसके बाद में ए के मिलन से त्रय शब्द निर्मित हुआ है, इसलिए ये स्पष्टतः रै का आदेश सिद्ध होता है और शब्द बनेगा पित्रादेश है। धातृधन औदार्यम, धात्रोदार्यम, वैसी स्थिति में रै का यहाँ आगमन हुआ। दातृधन ईसे, दात्री से, यहाँ पर भी रै का आगमन होने से यण संधि सिद्ध हुई है। अगला नियम, लृ के बाद असमान स्वर लृ से भिन्न स्वर हो तो लृ के स्थान पर लय हो जाता है। उदाहरण जैसे लृ धन आकृति, लृ से भिन्न ए आया तो लाकृति बन गया, लृ के स्थान पर लय का आगमन हो गया। लृ धन आकार है, लाकार है। स्पष्ट तय करना चाहूंगा, लृ के बाद में असमान स्वर आ है अथवा ए होने पर भी वैसा नियम लागू होता है। ध्यान देंगे, लृ के स्थान पर लय का आगमन हुआ, फिर ये आ की मात्रा इसमें समाविष्ट हुई तो ला बन गया, तो शब्द बन गया लाकार है। लृ धन अकार है, लकार है। लृ धन आदेश है, लादेश है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, लृ से तात्पर्य है अस्पष्ट स्थिति वाली आकृति, यानी टेढ़ी मेढ़ी आकृति, यहाँ पर लाकार लेंगे तब, तो लाकार का मतलब हुआ टेढ़े मेढ़े आकार वाला, अस्पष्ट आकार वाला। उसी क्रम में लादेश है, तो इसमें लृ धन आदेश सिद्ध हुआ, तो वो लादेश से तात्पर्य हुआ अस्पष्ट आदेश वाला, यानी जिस आदेश की भाषा शैली स्पष्ट नहीं हो, भाषागत अस्पष्टता का भाव देगा तो लादेश शब्द का अर्थ सिद्ध होगा। नियम के अंतर्गत यही नियम लागू होगा। छात्रों ध्यान देंगे, यदि हमें नियम स्पष्ट हैं तो शब्द या उदाहरण कुछ भी हो, अपन किसी देखे या अनदेखे शब्द को भी नियम के अंतर्गत पा करके सही संधि का विच्छेद और विच्छेद का संधि कर सकते हैं। इसलिए इन नियमों को पुनः पुनः ध्यान में लाने के लिए पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि आपको संस्कृत अथवा हिंदी में अर्थ के समझ में और भाषा के स्पष्टतः अवगम्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
धन्यवाद। आज का गृह कार्य रहेगा वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि के समस्त नियमों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, अर्थात इनको लिखना है। यण संधि किसे कहते हैं। यण संधि के समस्त नियमों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।